सम्राट अशोक दो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त राजा बना और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पुत्री सुभद्रा के साथ वहां आया। उसने राजा को अपनी बेटी सौंपते हुए कहा, ज्योतिषियों का कहना है कि भविष्य में मेरी बेटी महारानी बनेगी। आप इससे विवाह कीजिए। राजा ने हो तो कह दिया, पर राज्य संबंधी कार्यकलापों में व्यस्त हो जाने के कारण यह बात भूल गया। 2 सालों के बाद जब यह बात संयोगवश याद आई तो उसने निर्णय लिया कि सूर्यास्त हो जाने के पहले सुभद्रा से विवाह करूंगा। बाद राजा की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा हुई कि राजा सुभद्रा से विवाह करने वाले हैं। नगर की गलियों केले के पेड़ों, आम के तोरणों व रंग बिरंगे फूलों से सजाई गईं। अब नगर की शोभा देखने योग्य है। भाग्यवश सुभद्रा का पिता उसी दिन अपनी पुत्री को देखने के लिए राजधानी आया। उसने सोचा कि बेटी सुभद्रा का विवाह हो गया होगा और अब वह रानी बनकर अंतःपुर में आराम से रहती होगी। जब उसने जाना कि अभी अभी उसका विवाह होने वाला है तो उसे आश्चर्य भी हुआ और आनंद भी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके विवाह में इतना विलंब क्यों हुआ। जब वह राजभवन के निकट आया तभी उसे मालूम हुआ कि सैनिक उसे यह समाचार सुनाने के लिए उसका गांव जाने निकल रहे हैं। उसे देखते ही बड़े ही आदर भाव से वे उसे राजभवन ले गए। थोड़ी ही देर में आस्थान ज्योतिषियों से निर्धारित शुभ मुहूर्त पर सुभद्रा का विवाह बिंदुसार से संपन्न हुआ। अपने वचन के अनुसार सूर्यास्त के पहले ही राजा ने सुभद्रा से शादी की। सुभद्रा के पिता ने वरवधू को आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने 2 वर्षों तक राजभवन में परिचारिका की तरह अपना जीवन बिताया। अब वह महारानी बनी। उसकी वेशभूषा में काया पलट हो गया। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिचारिकाएं नियुक्त हुई और उसके रहने के लिए एक विशिष्ट कक्ष का प्रबंध हुआ। इतना सब कुछ पाने के बाद भी, उसकी मनोभिलाषा की पूर्ति के बाद भी अब उसके आनंद में रुकावट कैसी। किंतु वह खुश रह नहीं सकी, क्योंकि राजा की और रानियां जब जब मौका मिलता तब तब व्यंग्य भरी बातों से उसे सताने लगीं। उसी की उपस्थिति में आपस में कहने लगीं, देखा, एक भिखमंगे की बेटी अपने भाग्य पर कितना इतरा रही है। ब्राह्मण कन्याएं लज्जा त्याज कर यो राजभवनों में प्रवेश करें तो हम राजकुमारियों का क्या प्रयोजन। हम राजकुमारियां पैदा होती हैं राजाओं से विवाह रचाने के लिए, किंतु ऐसी स्त्रियां हमारे अधिकार को छीनने पर तुल जाएं तो हमारा क्या होगा। क्या हम किसी दरिद्र से शादी करके तृप्त हो जाएं? ऐसा कभी नहीं होने देंगी। हम भी देखेंगी न कि इसका भाग्य कब तक चमकता रहेगा। वे कहती जाती और हंसती जाती। सुई की तरह चुभती हुई उनकी बातों को सुनकर सुभद्रा का हृदय पीड़ा से छटपटाता था। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही, अंदर ही अंदर घुलती रही, पर कभी भी अपने पति से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह स्वभाव से ही ऐसी थी। उसका विश्वास था कि वही होगा जो भाग्य में लिखा है। राजा भी अपने राज्य संबंधी कार्यकलापों में सदा व्यस्त रहता था। वह राजभवन की अंतःपुर को जानने की स्थिति में नहीं था। एक वृद्ध परिचारिका पहले से ही सुभद्रा को बहुत चाहती और मानती थी। एकांत में बिलखती हुई सुभद्रा से उसने कहा, वे तुमसे जलती हैं, इसीलिए वे तुम्हें सता रही हैं, मुंह में जो आया बक रही हैं। उनकी बातों को लेकर व्यथित मत होना। इस भवन में तुम सबके अधिकार समान हैं। उम्र में चाहे वह बड़ी क्यों न हो, परंतु तुम सबके अधिकार एक समान हैं, यूं उसने सांत्वना दी। उसकी बातों पर सुभद्रा मुस्कुराकर चुप रह जाती थी, किंतु उस मुस्कुराहट में संतोष से अधिक विषाद की मात्रा अधिक होती थी। यूं 1 साल गुजर गया। सुभद्रा ने पुत्र को जन्म दिया।
कांतियां बिखेरने वाले उस पुत्र को देखती हुई वह कहती, पुत्र, तुम्हारे आगमन से मेरा शोक दूर हो गया। मेरे शोक का नाश करने वाले अशोक हो तुम, कहकर दोनों हाथों से अपने पुत्र को उठाकर चूमती रहती थी। उसका नाम भी रखा अशोक। अशोक के जन्म के पहले ही तीनों रानियों ने 5 बेटों को जन्मा था। उनमें से सुषेम बड़ा था। सब लोग बचपन से ही उसे युवराज मानने लगे। आठ राजकर्मचारी उसके प्रति असीम आदर की भावना जताने लगे। इस कारण उसमें अहंकार बढ़ता गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध जो चलते थे उन्हें वह कड़ी से कड़ी सजा देता था। कोई उसका विरोध करता तो वह उस पर पिल पड़ता था। उसका कहा काम न किया जाए तो सेवकों को मारता था। कोई भी उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उनका विचार था कि सुषेम ही सिंहासन का उत्तराधिकारी है। सुषेम अशोक से 3 साल बड़ा है। वे अब नवयौवन में प्रवेश कर चुके। वे दोनों एक दिन जब राजोद्यान वन में विचर रहे थे तब उस ओर से गुजरते हुए माली ने अशोक को प्रणाम किया। सुषेम ने हठात माली को नीचे गिराया और क्रोध में अंधा होकर कहने लगा, मेरा अपमान करने पर तुल गए। माली धीरे धीरे उठा और कहा, भला मैं आपका अपमान करने का साहस क्यों करूंगा प्रभु? तो क्यों इस दासी के पुत्र को ही प्रणाम किया? सुषेम गरज उठा, भैया आदर से बात कीजिए। आपकी माँ मेरी माँ समान है। मेरी माँ भी आपकी माँ समान है। अशोक ने कहा, छी, चुप हो जा। फिर एक और बार ऐसी बात मुंह से न निकालना। तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है, माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तुम्हें अपना पुत्र माने, यह इस जन्म में संभव नहीं। सुषेम ने उसकी खिल्ली उड़ाई। हम दोनों महाराज बिंदुसार के पुत्र हैं। मेरी माँ का अपमान महाराज का अपमान है, अशोक ने मंद स्वर में समझाया। तुम्हें और तुम्हारी माता का अपमान करने में मुझे आनंद मिलता है। आखिर तुम कर भी क्या सकते हो? सुषेम ने दर्प भरे स्वर में कहा। मुझे आनंद तब मिलेगा जब तुम अपनी इस धूर्तता के लिए क्षमा मांगोगे, कहकर अशोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ा। सुषेम छोड़ो छोड़ो कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और दर्द भरे स्वर में कराहने लगा, किंतु अशोक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माली उद्यानवन से दौड़ा दौड़ा बाहर आया और उस तरफ से गुजरते हुए मंत्री से यह बात बताई। वहां आकर मंत्री चिल्लाता रहा, छोड़ो उसे, छोड़ दो। अशोक ने सुषेम का हाथ छोड़ दिया और मंत्री की ओर देखा। बड़े भाई के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? मंत्री ने पूछा। इसने बड़े भाई की तरह व्यवहार नहीं किया, अविवेकी शत्रु की तरह बातें करता रहा। अपनी माँ और पिता का अपमान मुझसे सहा नहीं जाएगा। आगे कभी फिर से उनके बारे में अपमानजनक ऐसी बातें की तो उसका हाथ नहीं, गर्दन मरोड़ दूंगा। अशोक ने क्रोध भरे स्वर में कहा। सुषेम ने अशोक को क्रोध भरी दृष्टि से देखा और वहां से तेजी से चला गया। मंत्री को लगा कि वह अवश्य किसी दिन इस अपमान का प्रतिशोध लेगा, अशोक के विरुद्ध कुछ न कुछ कर बैठेगा। चंद्रगुप्त ने नंदों को हराया। मौर्य वंश की स्थापना में सहायता पहुंचाने वाले चाणक्य तथा बिंदुसार का प्रधान सलाहकार बना रहा। दोनों राजकुमारों में सुलगते हुए प्रतिशोध की ज्वाला के बारे में मंत्री ने एक दिन चाणक्य को बताया। घिरे हुए प्रशंसकों की लपेट में आकर सुषेम अपना मार्ग भूलता जा रहा है। अशोक अभी किशोर है। भविष्य में उसके अच्छे होने के आसार हैं। हो सकता है कि वह भी सन्मार्ग चूक जाए। यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है, चाणक्य ने गंभीरता से कहा। बात तो ठीक है महोदय, किंतु मेरा संदेह है कि महाराज सुषेम का समर्थन कर रहे हैं। उनका झुकाव उसी की ओर है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि हम भावी सुषेम अगर सम्राट बना तो मौर्य साम्राज्य संकटग्रस्त होगा, मंत्री ने कहा।
चाणक्य मौन हो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहा, फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र के बारे में राजा के भ्रमों को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। इस स्थिति में हमारा चुप रहना अच्छा नहीं है। मंत्री चाणक्य को प्रणाम करके वहां से चला गया। एक दिन सायंकाल के समय भवन के बाहर विचरते हुए राजा से मिलने चाणक्य आया। राजा बिंदुसार ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, आप खबर भेजते तो मैं स्वयं उपस्थित होता। आपके पुत्रों में से किसी एक को मौर्य सिंहासन पर आसीन होने के योग्य घोषित करने तथा उसे इसके लिए सन्नद्ध करने का समय आसन्न हो गया। यह आपको याद दिलाना अपना कर्तव्य समझा, चाणक्य ने कहा। राजा चौंक पड़ा और कहा, क्या मेरा ज्येष्ठ पुत्र युवराज सुषेण मौर्य राज्य के सिंहासन पर आसीन होने के योग्य नहीं है? ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी है। यह चला आता हुआ संप्रदाय है, किंतु सभी संदर्भों में यह वांछनीय नहीं है। जो दक्ष हो उसी का राज्याभिषेक होना चाहिए। राज्य की इसी में भलाई है, चाणक्य ने अपना विचार व्यक्त किया। राजा बिंदुसार को मालूम है कि चाणक्य मितभाषी है और जो भी कहता है सोच विचारने के बाद ही कहता है। उसने जान लिया कि चाणक्य ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के बारे में उसे सावधान किया और संकेत दिया कि इस विषय में पुनः सोचा विचारा जाए। उसको लगा कि चाणक्य के ऐसे कथन के पीछे अवश्य ही कोई सबल कारण होगा। राजन, इस विषय में हम जल्दबाजी न करें। राजकुमारों को मालूम होना चाहिए कि हमने अब तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया कि राजा कौन हो और किसे राजसिंहासन पर बिठाना है। उन्हें यह भी जानना आवश्यक है कि हम उनकी गति, विधियों तथा व्यवहार शैली को गौर से देखते आ रहे हैं। सुषेण को लगना नहीं चाहिए कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसी को राजा बनने का हक है। क्या यह हक उसे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वह अन्य राजकुमारों से उम्र में बड़ा है? हमें चाहिए कि हम कभी कभी उनकी अक्लमंदी की भी परीक्षा लेते रहें। चाणक्य ने कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ऐसी परीक्षा तुरंत ली जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिंदुसार ने कहा। मैंने इस विषय में भी सोच लिया। कल सूर्योदय तक अपने 6 बेटों को नगर की उत्तरी दिशा में स्थित शिवालय में आने के लिए कहिए। वे वहां जब आएंगे तब उन्हें अपने उत्तम वाहन पर आना होगा। आने के पहले बलवर्धक आहार खाकर आएं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मूल्यवान आसन पर आसन हो कहकर चाणक्य वहां से चला गया। चाणक्य के कहे अनुसार राजा ने अपने पुत्रों को संदेश भेजा। दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही राजा बिंदुसार, चाणक्य, मंत्रीगण, राजकर्मचारी आदि सब शिवालय के प्रांगण में आए। सूर्योदय होते ही राजकुमार एक एक करके आने लगे। युवराज सुषेण 2 घोड़ों से सजे रथ में आया। दूसरा राजकुमार आभरणों से अलंकृत हाथी पर बैठकर आया। तीसरा राजकुमार सुंदर व सुदृढ़ घोड़े पर बैठकर आया। चौथा व 5वां राजकुमार पालकियों में बैठकर आए। अशोक सबके आ जाने के बाद अंत में बिना किसी वाहन के पैदल चलता हुआ ठीक समय पर वहां आया। आल्यमंडप में राजकुमारों ने अपने आसनों को खुद चुन लिया। 2 राजकुमार अपने साथ दंत से बने सिंहासन ले आए थे। वे उन पर बैठ गए। 2 और राजकुमार मुलायम कपास से बने बिस्तरों पर बैठ गए। 5वां राजकुमार बाघ का चर्म बिछाकर उस पर बैठ गया। अशोक अपने साथ कुछ नहीं लाया। अशोक को देखकर शेष राजकुमार आप ही आप हंसने लगे। राजा को भी अशोक का बर्ताव बड़ा ही विचित्र लगा। चाणक्य ने राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, आपके वाहनों व आसनों को हमने देखा। अब यह बताइए कि आज प्रातःकाल आपने क्या खाया? राजकुमारों ने जो जो पकवान खाए सविस्तार बताया। बताते समय उनमें होड़ की भावना अच्छी तरह से व्यक्त हो रही थी। बाद चाणक्य ने अशोक से पूछा, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पास कितने ही वाहन हैं? उनका तुमने उपयोग क्यों नहीं किया? पैदल ही क्यों चले आए महोदय?
आपका आदेश था कि मैं उत्तम वाहन का ही उपयोग करूं। मैं अपने चरणों को उत्तम वाहन मानता है। मेरी दृष्टि में मनुष्य के लिए अपने चरणों से बढ़कर कोई श्रेष्ठ वाहन नहीं है, अशोक ने कहा। अच्छा, अब बताओ कि तुम क्या खाकर आए? चाणक्य ने पूछा। प्याले भर की दही, अशोक ने कहा। मेरा तो आदेश था कि तुम कोई बलवर्धक आहार खाकर आओ, किंतु तुम तो प्याले भर की दही खाकर आए। चाणक्य ने आश्चर्यभरे स्वर में कहा, मैं पुत्र है। माँ ही जानती है कि कब कैसा बलवर्धक आहार पुत्र को खिलाना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे प्याले भर की दही दी। चुपचाप खाकर यहाँ चला आया, अशोक ने कहा। चाणक्य ने पुनः आश्चर्य से पूछा, यह क्या? इस सख्त जमीन पर बिना किसी आसन के क्यों बैठ गए? महात्मा, आपने मूल्यवान आसन पर बैठने को कहा था। पर क्या भूमि से बढ़कर कोई मूल्यवान आसन इस विश्व में है? इसीलिए मैंने भूमि को अपना आसन बनाना उत्तम समझा, अशोक ने जवाब दिया। अद्भुत समाधान। राजा के पीछे खड़े मंत्रियों व राजकर्मचारियों ने मुक्तकंठ से कहा। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। कहते हुए उसने बड़े प्यार से अशोक की पीठ का स्पर्श किया। अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता पर राजा को आश्चर्य हुआ और आनंद भी।